दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो है डीआई सेट प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग अभी टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में मेंशुरेशन 3D बेस्ड डीआई किया था। आज हम लोग करेंगे एक और टॉपिक बेस्ड मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन, जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैं टॉपिक बेस्ड डीआई करवा रहा हूँ इनमें से एक सेट तो कंफर्म में आना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बेस एक सेट तो आता ही होता है, दो सेट आ जाए, कैसलेट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो आज भी हम लोग टॉपिक वाली डीआई देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। तो दोस्तों देखिए, मिसिंग डीआई है और ये बता देता हूँ कौन सी टॉपिक है। ये बेसिकली पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है, यानी पार्टनरशिप बेस्ड डीआई है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और टेबल दे रखा है। तो पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। देखिए क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट ऑफ 3 बिजनेसमैन इन डिफरेंट सेक्टर्स आर गिवन। यानी कि सेक्टर कौन कौन से हैं? सेक्टर हैं ए बी सी डी ई, और बिजनेसमैन कौन कौन से हैं? पी क्यू आर। ठीक है, और इनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट भी रुपीज में दे रखा है और प्रॉफिट भी रुपीज में दे रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि पी का इन्वेस्टमेंट ए में नहीं है, क्यू में, और क्यू का भी ए में नहीं है, आर का है इन्वेस्टमेंट 15,000। तो ऐसे डेटा दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद नोट दे रखा है। नोट देखिए, 2 नोट लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? पहला नोट देखिए, सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट। बेसिकली यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए था, यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द गिवन डेटा। यानी कि जो मिसिंग वैल्यू है वो हम इन्हीं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्लियर है इतनी चीज? और देखिए एक और नोट क्या दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम सेक्टर सी एंड ई, यानी कि ये और ये थर्ड और फिफ्थ वाले में, बिजनेसमैन इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम पीरियड। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है जो कि नहीं दे रखा है, वो सी और ई वाले सेक्टर को छोड़ करके ए बी और डी में जो है टाइम पीरियड सभी का सेम है। यानी कि अगर हम बात करें पी क्यू आर का, तो सेक्टर ए बी और डी में तीनों का ही टाइम पीरियड सेम होगा इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है इतनी चीज? तो अब हम क्या करेंगे, हमने डेटा को समझ लिया है और ये चीज हम जान चुके हैं। यानी कि सेम टाइम किसके लिए? सेम टाइम किसके लिए है? सेम टाइम किसके लिए? ए बी और डी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं, नोट को भी, और ये ऊपर जो दिया हुआ है इसको हमने पढ़ लिया है, और क्वेश्चन हमारा लेफ्ट में दिखेगा। फिर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूं तब तक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। डेटा यहाँ पे दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो है 3 जो सेक्टर थे, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर डी, इनके लिए टाइम पीरियड सेम है, और सेक्टर सी और सेक्टर डी के लिए टाइम अलग अलग है। ठीक है, इतना हमें नोट में बताया गया था। तो देखिए क्या लिखा है पहले, सबसे पहले, इफ द टोटल प्रॉफिट इन सेक्टर डी इज 81,000 रुपीज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई पी इन बी एंड डी सेक्टर। तो हमें क्या बताना है? हमें पी का जो है, पी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है बी और डी सेक्टर में। यानी यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है पी के केस में। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सेक्टर डी का हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। सेक्टर डी का हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। टोटल प्रॉफिट जो है वो सेक्टर डी का कितना है? 81,000। अच्छा, अब देखिए, और देखिए टोटल प्रॉफिट जो है वो क्यू और आर का, देखिए यहां पे डी में देखिए, क्यू का टोटल प्रॉफिट है 30,000 और आर का टोटल प्रॉफिट है 24,000, जो कि सेक्टर डी में है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे पी का प्रॉफिट निकालना है सेक्टर डी में, पी का प्रॉफिट निकालना है, यहां पे जो वैल्यू दी गई है सेक्टर डी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट में ये 30,000 और 24,000 माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, माइनस कर देंगे। अगर कितना? 30,000, 30K लिख ले रहा हूं बेसिकली, और 24K। ठीक है, तो आ जाएगा कि पी को सेक्टर डी में कितना प्रॉफिट हुआ है। पी इज प्रॉफिट इन सेक्टर डी, इन डी कितना
कितना आ जाएगा, 81 से 54 घट जाएगा, 81 से 54, 24 और 30 मिला के कितना होगा 54, तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27 के, कितना आ जाएगा 27 के। तो ये 27 के क्या है, पी का प्रॉफिट है सेक्टर डी से, पी का प्रॉफिट है सेक्टर डी से। अच्छा, तो यानी इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं 27 के, ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। अब और देखिए आगे क्या कर रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पी बी एंड डी। तो अब हम क्या इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे पी का, हाँ कैसे, देखिए अब हम क्या करते हैं, डी में किन्हीं भी दो को, चाहे पी क्यू को ले लीजिए, चाहे फिर पी और आर को, नहीं क्यू को नहीं ले पाएंगे तो पी और आर को लेते हैं, यानी कि पी को और आर को लेते हैं। तो देखिए पी और आर का इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना है, आर का इन्वेस्टमेंट है 8000, कितना 8000, तो 8 के लिख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी है। और प्रॉफिट आर को कितना हुआ है 24,000, प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000 को, और हम जानते हैं टाइम तो सेम ही है, तो टाइम मान लेते हैं टी ईयर है, और इसको कितना प्रॉफिट होगा 24,000, ये 24 के। अब हमें पी का भी प्रॉफिट मिल गया है, और टाइम तो पी का भी सेम ही होगा, क्योंकि टाइम जो है बोला उसने कि जो है ए बी डी में टाइम सबका सेम है, और हम डी की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे टी टाइम के लिए पी इन्वेस्ट करेगा, लेट से क्या इन्वेस्ट करेगा एक्स रुपीज, तो इसको कितना प्रॉफिट मिला 27,000, यानी 27 के। तो अब देखिए के से के कट गया, टी से टी कट गया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम काट दें इसको, देखिए 8 से कट जाएगा एक बार में, 8 से कट गया 3 बार में, और 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आप देखिए यहाँ 9 × 9 यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि जो पी का इन्वेस्टमेंट है वो डी सेक्टर के लिए, यानी पी का इन्वेस्टमेंट डी सेक्टर की कितना आ गया 9 के, कितना आ गया 9 के। क्लियर है इतना कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं, ये कैलकुलेटिव डीआई है, इतनी आसान नहीं है, ठीक है, खाली देखने में आसान लग रही है बस। तो देखिए हमने सेक्टर डी के लिए पी का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है 9 के, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डी के लिए तो आ गया, तो सेक्टर बी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, अब बी की बात करते हैं, अब देखिए बी की बात करते हैं। सेक्टर बी में पी का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, और सेक्टर बी में हमें पी का प्रॉफिट दे रखा है, सेक्टर बी में हमें पी का प्रॉफिट दे रखा है, और सेक्टर बी में हमें क्यू का भी प्रॉफिट दे रखा है, क्यू का इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है। तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, देखिए किसकी बात हो रही है, सेक्टर कह सकते हैं, हाँ पी और क्यू की बात कर रहे हैं, पी और क्यू की बात कर रहे हैं सेक्टर बी में। तो क्यू का इन्वेस्टमेंट है 17,000, क्यू का इन्वेस्टमेंट है 17 के, और टाइम फिर से टी ले लेते हैं क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है, और हमें पी का इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, तो लेट्स से वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट दोनों का दे रखा है बी के केस में, बी में देखिए पी को कितना प्रॉफिट हुआ 10,500, और क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ 85,000, ठीक है। तो यानी 10,500 नहीं, बेसिकली 1,05,000, इसको 85,000, ठीक है। तो यानी कि पी को प्रॉफिट हुआ है 1,05,000, तो हमने 105 लिख लिया क्योंकि 30 काट दीजिए स्टार्ट में ही, ठीक है। और क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ है 85,000, नहीं 85 लिख लिया हमने, 30 काट दीजिए। अब देखिए क्या करना है, कैंसिलेशन करना है बस। तो देखिए टी से टी कट गया, और 17 से कट जाएगा एक बार में, 17 से कट गया 5 बार में, और 5 से कट गया एक बार में, 5 से कट गया 21 बार में। तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 21 के, y बराबर क्या आ जाएगा 21 के। तो यानी ये y क्या है, ये y हमने माना था पी का इन्वेस्टमेंट जो बी में है, पी का इन्वेस्टमेंट जो बी में है, तो हमें कह सकते हैं पी का इन्वेस्टमेंट बी में कितना आ गया 21,000। तो हमें क्या बताना है, हमें यही तो बताना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है पी का बी और डी में। तो बी में कितना आएगा, देखो यहाँ देख लीजिए, बी में आ गया 21, और डी में कितना आया था 9, तो रेशियो क्या होगा, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 7:3। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं लगाइएगा क्योंकि फर्स्ट में उल्टा लिखा हुआ है, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, लेंदी है, कैलकुलेटिव डीआई है, पार्टनरशिप वाला चैप्टर वैसे ही कैलकुलेटिव ही होता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इन सेक्टर ई द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय पी क्यू एंड आर 4:5:3, ठीक है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड by P and Q in sector E are
14,000, ये दोनों ने मिलके, पी और क्यू ने मिलके इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बट पी इन्वेस्टेड फॉर 8 months एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 10 months, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ आर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट टाइम बताना है, जो कि मंथ में रखा है आर का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और ये बात कर रहा है सेक्टर ई की, यानी सेक्टर ई लास्ट वाले सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं तीनों पर्सन की नेम, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हम जानते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है कि नहीं, ठीक है। अब पहले देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5:3, 4:5:3 ये दे रखा है। तो इससे कुछ निकाल पाएंगे क्या, हाँ निकाल पाएंगे। देखिए ई में आइए और देखिए प्रॉफिट दे रखा है, पी का दे रखा है, नहीं दे रखा है पी का, क्यू का भी नहीं दे रखा है, आर का लेकिन दे रखा है। आर का प्रॉफिट है 75,000। तो हम ये कह सकते हैं कि आर का टोटल प्रॉफिट जो है वो 75,000 है, यानी कि 75K है कह सकते हैं, ठीक है। 1000 को हमने K लिख लिया है। तो इस 3 से 75 कैसे बनेगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 से इस 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। ऐसे ही 25 से इस 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 100K हो जाएगा कि नहीं। तो बेसिकली अब हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है जो कि 1000 में है, ठीक है। तो हमने रेशियो से क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी एंड क्यू इन सेक्टर ई आर 14,000, ठीक है। अब पी और क्यू का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, 14,000 है वो, ठीक है। बट पी इन्वेस्टेड फॉर 8 month, अब पी का टाइम क्या है 8 month, ठीक है। एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 10 month, और क्यू का टाइम क्या है 10 month है। और आर का टाइम हमें निकालना है, तो आर को हम मान लेते हैं टी, आर को हम टी नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, लेट से यम नहीं दिया यहाँ पे, या यन मान लेते हैं, चलिए यन मान लेते हैं, ठीक है। जो नहीं दिया वो मान लिया हमने, यन मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में आर का पता है, देखते हैं। ई में देखिए आर का इन्वेस्टमेंट हमें पता है जो कि 6,000 है, जो कि कितना है 6,000 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 6,000, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस 14,000 में क्यू को लेट से मैं देता हूं स्मॉल ए, क्यू को मैं ले देता हूं स्मॉल ए, तो पी का कितना हो जाएगा 14,000 माइनस स्मॉल ए, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो यन का मान चाहिए, तो यन का मान तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास ए का मान आएगा, पहले में ए का मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये मैं जो रेशियो दे रखा था इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई नीड नहीं है, इसका कोई नीड है नहीं। सो अब आप देखिए इसको जो है पी और क्यू वाला सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए पी और क्यू, पी ने 14,000 माइनस स्मॉल ए इन्वेस्ट किया है, और क्यू ने ए इन्वेस्ट किया है, और क्यू का टाइम पीरियड है 10 मंथ का, और पी का कितना है 8 मंथ का, और प्रॉफिट दे रखा है पी का देखिए 100 से के कट जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, और क्यू का प्रॉफिट है 125। तो अब काटिए, 25 से कट गया 4 बार में, 25 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 10 2 बार में, और 2 से कट गया ये 1 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, और 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि ए जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 14,000 इज इक्वल टू 2a, तो ए का मान आ जाएगा 7,000, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 7,000, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा 7,000, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ए का मान 7,000, यानी अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें ए की जगह क्या आ जाएगा 7,000, तो मैं यहां लिख देता हूं 7,000, ठीक है। इतना चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, अब हम Q और R का यूज करके यन का मान निकाल पाएंगे, Q और R का यूज करके यन का मान निकाल पाएंगे। तो अब मैं यहां सॉल्व करता हूं ऊपर,
ठीक है, क्योंकि नीचे तो स्पेस बचा लेंगे। तो देखिए बात कर रहे हैं क्यू और आर की। क्यू का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 7000, तो मैं यही देखिए 3 3 जीरो कट जाएंगे तो काट दे रहा हूं, ये 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, या 3 यहाँ कट जाएंगे। तो क्यू का इन्वेस्टमेंट हो गया 7 और आर का हो जाएगा 6। और टाइम देखिए क्यू का कितना है, क्यू का है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आर का टाइम हमें निकालना है जो कि यन हमने माना है, ठीक है। और प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट देखिए क्या देखा है, 12 यहां देखा था 125, जहां पे 75, के हमने काट के काट देंगे तो क्या देगा 125 और 75, तो 125 हो गया क्यू का और 75 हो जाएगा आर का। तो बेसिकली अब इसे सॉल्व करना है, बस आंसर रेडी है। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कैसे 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए 2 से कट गया ये वाला 10 5 बार में, और 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। तो अब देख लीजिए यन राइट हैंड साइड में जाए मल्टीप्लाई होगा, तो यन का मान क्या आ जाएगा 7, यानी कि आर ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है 7 मंथ के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 मंथ। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। सो क्लियर है? देखिए बहुत लेंदी है ये, प्रॉफिट कह सकते हैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है, और ये बहुत ही कैलकुलेटेड डीआई है, ठीक है। देखने के लिए लोग कह सकते हैं ये क्या डीआई करा रहे हैं सर, पार्टनरशिप का तो सबको आता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव है। एग्जाम में थोड़ी मिस्टेक हुई तो पूरा कह सकते हैं पेपर खराब कर देगी, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। इफ द एवरेज टोटल प्रॉफिट earned in sector A by all 3 businessmen is 1,32,000, ठीक है। यानी कि तीनों बिजनेसमैन के द्वारा सेक्टर ए में टोटल प्रॉफिट जो कमाया गया है वो कितना है 1,32,000। देन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 इन सेक्टर ए, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो पी ने, हाँ क्या बताना है हमें कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 इन सेक्टर ए, यानी सेक्टर ए में जो पी ने इन्वेस्ट किया है वो टोटल तीनों की इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सेक्टर ए में टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना, सेक्टर ए का टोटल प्रॉफिट कितना है 132,000, ठीक है। तो देखिए सेक्टर ए में कितने लोग का प्रॉफिट पता है। अच्छा ये अच्छा एवरेज दे रखा है, ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं एवरेज। तो एवरेज अगर इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा 132,000 मल्टीप्लाई 3, टोटल हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा निकाल ही लेते हैं फिर तो 132 इंटू 3 कितना हो जाएगा 396 और फॉलोड बाई 30, ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब देखिए जिसमें हमें क्यू का प्रॉफिट पता है और आर का प्रॉफिट पता है। क्यू का देखिए कितना 132 है ना, 132 फॉलोड बाई 30 और इसका 165 फॉलोड बाई 30, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 132 के बाद 3 जीरो है और 165 के बाद 3 जीरो है। ये किसका है क्यू का और ये है आर का, ये प्रॉफिट है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 6 3 9 297, यानी कह सकते हैं कि आर यहां से हमें पी का प्रॉफिट मिल जाएगा, पी का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। कैसे? अगर इस 396,000 से मैं 297 घटा दूं 297 फॉलोड बाई 30, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर तो कितना आ जाएगा 16 से 7 घटेगा 9 और 18 से 9 घटेगा 9, यानी 99,000 ये पी का प्रॉफिट होगा सेक्टर ए के लिए, पी का प्रॉफिट होगा सेक्टर ए के लिए 99,000। ये कैसे आया? जब हमने टोटल से क्या घटाया क्यू और आर का प्रॉफिट घटा दिया, टोटल से जो हमने क्यू और आर का प्रॉफिट माइनस किया तो आ गया 99,000। ये पी का सेक्टर ए में प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए जब पी का सेक्टर ए में प्रॉफिट आ गया यानी 99 की आ चुका है, ठीक है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट भी निकाल पाएंगे। कैसे? अब आप देखिए किन्हीं भी दो को ले लीजिए, पी को ले लीजिए और क्यू को ले लीजिए, या क्यू को मत लीजिए, पी को और आर को ले लीजिए। तो देखिए हमने क्या लिया, हमने पी को लिया और आर को लिया। आर का हमें इन्वेस्टमेंट पता है कितना है 15,000 रुपए, तो हमने लिख लिया। पी का हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो हम मान लेते हैं एक्स, हमने मान लिया क्या है एक्स है, ठीक है। और टाइम तो सबका सेम ही था, टाइम तो सेक्टर ए में सबका सेम है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि ए बी डी में टाइम सेम है, ठीक है।
तो अब देखिए प्रॉफिट हमें पता है, पी का प्रॉफिट कितना होगा 99,000 यानी 99, और आर का प्रॉफिट कितना था, आर का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 165,000, तो 165 यहां लिख लीजिए, 3 जीरो तो कट ही जाएगा तो उसको हटा दीजिए। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 से इसको काटिए, 11 से कट जाएगा 9 बार में, 11 से कटेगा 15 बार में, 3 से और काट दिए, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा 1 बार में, और 5 से कट जाएगा ये कितने बार में, 5 से 3 बार में, तो यहाँ जाएगा 3,000। तो अब देखिए 3,000 जो है राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो पी का यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 9,000। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी का इन्वेस्टमेंट जो है वो, पी का इन्वेस्टमेंट सेक्टर ए में आ जाएगा 9,000, ठीक है। अच्छा, जब पी का इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000, तो अब क्या हमें तीनों का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, हाँ, तो पी का यहाँ 9,000 आ चुका है, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो क्यू का भी निकाल लेंगे, कैसे, क्यू का भी निकाल सकते हैं ना, क्यू का प्रॉफिट तो हमें पता ही है। तो देखिए अब जैसे हमने पी का निकाला वैसे हम क्यू का निकालते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है, तो मैं इसको क्यू इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा जगह हो जाए। तो देखिए फिर से अब हम बात करेंगे पी का और क्यू का। पी का हमें पता चल गया इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000, और क्यू का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं ये क्यू का क्या है, क्यू का है वाई, क्यू का इन्वेस्टमेंट है वाई, ठीक है, और टाइम तो सबका सेम ही होगा, तो टी ईयर। प्रॉफिट हमें पी का पता है 99,000, और क्यू का भी प्रॉफिट हमें पता है, ये देखिए 1,32,000 यानी कि 132 लिख लेंगे यहां पर। तो बस देखिए 11 से कट जाएगा ये 9 बार में, 11 से कट जाएगा ये 1 बार में, और 2 बार में 12 बार में कट गया। अब देखिए 9 से कट गया ये 1 बार में, 9 से कट गया 1,000 बार में, तो अब क्या होगा 12 इंटू 1,000 क्या हो जाएगा 12,000, यानी हम कह सकते हैं टी से टी कट जाएगा, तो यानी वाई का मान क्या आ जाएगा 12,000, यानी क्यू का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 12,000। तो मैं कह सकता हूं कि क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है, यानी यहां भर दीजिए 12,000। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि जो पी का इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट है, पी का इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट है टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सेक्टर ए में। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर ए में कितना है 9, 12, 9, 21, 21, 15 कितना होता है 36,000, 36,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, और पी का इन्वेस्टमेंट है 9,000। यही पूछा था कि पी का इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट, 2 जीरो 2 जीरो यहां कट गए, जीरो यहां कट गया, 9 से कट जाएगा 1 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 100/4, 100/4, और 100/4 में जानते कितना परसेंट होता है 25%, 100/4 कितना होता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो इस डेटा सेट से मैंने 3, ये बेसिकली मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई है, ठीक है, मेंसुरेशन के। अब ये 3D फिगर है सारे, क्या है 3D फिगर। हमने पहले एक मेंसुरेशन बेस्ड डीआई की थी जो 2D फिगर वाली थी, यानी लेंथ क्या नाम है रेक्टेंगल और स्क्वायर वाली, लेकिन ये देखिए सारे 3D फिगर दिए गए हैं। क्यूब है, इसमें क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, ये सारे हम जानते हैं 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, और इसमें बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है ये। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा है ये पढ़ता हूं मैं। देखिए ये डायरेक्शन यहाँ पे देखा है, टेबल शोज द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ आयरन ब्लॉक्स, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें ब्लॉक्स दे रखे हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, और उसका लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, ब्रेथ दे रखा है सेंटीमीटर में, हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में, और रेडियस भी दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि क्यूब में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, ऐसे ही क्यूबॉइड में भी क्या होता है लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर में कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है, स्फीयर में क्या होता है केवल रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेडियस दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए सिलेंडर में हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, ठीक है, सिलेंडर में हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, और फिर कोन में देखिए कोन में भी हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो इतना डेटा हमें दे रखा है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। सो आइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर।
ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा एग्जाम में। अब बैंक वाले बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला तो याद करते नहीं है, तो वो फंस जाएंगे। उनको ये इजी डीआई है, ये फुल मार्क्स स्कोरिंग कह सकते हैं। 5 क्वेश्चन है तो पूरे 5 मार्क्स तो पक्के पक्के हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको करना बहुत ही मतलब कह सकते हैं जरूरी है, क्योंकि कह सकते हैं स्कोर को बूस्ट करेगा। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सबसे पहले सिलेंडर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर का हमें और सारे का टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और ये हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, जहां आप जानते हैं एच हाइट है और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब दूसरा फिगर क्या दे रखा है, स्फीयर। कोन दे रखा है, पहले कोन लिख लीजिए। तो कोन का क्या होता है, कोन का टीएसए क्या होगा, कोन का टीएसए होगा पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। अब ये यल क्या है, यल है सेलेंट हाइट, यल क्या है, सेलेंट हाइट। अभी यल कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। और क्या चाहिए हमें, स्फीयर चाहिए, स्फीयर का चाहिए। तो स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का टीएसए क्या होगा, स्फीयर का टीएसए ही निकलता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला ही जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए आप बस अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यल का मान निकालते हैं। यल कैसे निकलेगा, तो यल निकालने के लिए यल क्या होता है, यल होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए हाइट क्या दे रखा है, कोन में हाइट कितनी है, कोन में हाइट दे रखी है देखिए 28 और रेडियस कितना है 21। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 और प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। आप लोग मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को स्क्वायर तो याद है, ठीक है। तो और देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 4 11, 4 × 5 और 8 × 4 12, यानी 1225। और हम जानते हैं 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का, 35 का। तो यानी हमें यल का मान मिल चुका है 35, और यल हमारा ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ था 35। तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया फिर। तो यल 35 ऑलरेडी दिया था, तो हमें पता चल चुका है यल क्या है, यल 35 है, यल क्या है 35 है। तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देते हैं यल बराबर 35। अब देखिए बस अब हमें रेशियो लेना है, अब हमें रेशियो लेना है। तो मैं इसको जरा हटा दूं। अब हमें रेशियो लेना है। बस देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर। तो सबसे पहले सिलेंडर का लिखेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का लिख रहे हैं। देखिए 2 पाई का मान मत रखिए क्योंकि कट जाएगा, मत रखिए क्योंकि कट जाएगा, पाई सब जगह दे रखा है तो पाई ही लिखा रहने दीजिए। आर लिख लेते हैं। आर सिलेंडर में रेडियस कितना था, ये देखिए सिलेंडर में रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा h प्लस आर, यानी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट है सिलेंडर में 14 है और रेडियस 8 है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 14 आएगा, रेडियस आएगा, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस है 8, ठीक। एक्चुअली दूर लिखा हुआ है तो इसी वजह से जल्दी से दिख नहीं रहा है। तो और अंदर क्या आएगा 14 + 8, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर का। अब बात करते हैं कोन का। कोन का देखिए, कोन का क्या रखा है पाई आर, तो पाई तो रखना है, पाई तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। रेडियस देखिए कोन का कितना है, कोन का रेडियस है 21, तो रेडियस हो गया 21। अब अंदर क्या है यल प्लस आर, तो यल तो हमें पता है 35 है, 35 प्लस आर हमें पता है 21 है। तो ये हो गया कोन का। अब बात करते हैं स्फीयर का। स्फीयर का देखिए, स्फीयर का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर। स्फीयर में रेडियस देखिए, स्फीयर लिखा हुआ ये 3rd नंबर पे, और रेडियस है 35, रेडियस है 35। तो 35 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 35 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 35 × 35, ठीक है। तो बस अब कैंसिलेशन बचा और आंसर आ जाएगा। देखिए कैंसिल करते हैं, बस कैंसिल करेंगे तो पाई पाई कट गया सारे में, तो और तो कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो 8 × 2 होता है 16, और यहाँ 14 × 8 22, तो यानी कि 16 और 22, 16 × 22 यहाँ बचेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा
21 बचा हुआ है और 35 और 21 होता है 56, यानी 21 गुणे 56 यहां बचेगा। और यहां देखिए यहाँ पे 35 इंटू 35 गुणे 4, 35 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना आएगा 1225, तो हम कह सकते हैं 1225 गुणे 4। तो अब एक काम करिए, 4 से काट दीजिए, 4 से कट गया देखिए 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 14 बार में। क्या और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 को कैंसिल करने के लिए 5 ही हो सकता है, 5 से और कोई नहीं कट रहा है। तो देखिए वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आंसर रेडी है। कैसे? 22 इंटू 4 होता है 88, 88। यहां देखिए 14 इंटू 21 कितना होगा? 14 इंटू 1 14 की 4 हासिल 1 और 14 में 28 है 29, 14 में 28 है 29, यानी 294। और यहां देखिए 1225। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 88, 294, 1225। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, इजी है, लेकिन फॉर्मूला ओरिएंटेड है। फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स of given dimension that can be formed by melting 18 spheres of given dimension। यानी हमें क्या करना है, हमें स्फेयर से कोन बनाने हैं, ठीक है, और ये बताना है कितने कोन बन जाएंगे। तो जब मेल्टिंग का केस आता है तब क्या होता है, जब भी मेल्टिंग का केस पूरे 3D मेंसुरेशन में कहीं भी दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की। तो देखिए क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें स्फीयर से नंबर ऑफ कोन बनाने हैं। तो हम जानते हैं, लेट्स से मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोन जो बनेंगे वो n है। नंबर ऑफ कोन जो बनेंगे वो क्या है? वो n है, ठीक है। क्या है? n है। तो n कोन बनेंगे। अब कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है इसका 1/3, तो 1/3 हो जाएगा कि नहीं? ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पहले देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है किसका? स्फीयर का वॉल्यूम, और ये किसका है? कोन का, ठीक है। अब देखिए, और कितने स्फीयर मेल्ट करने हैं? 18 स्फीयर। तो इसको कर दीजिए 18 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्फीयर मेल्टिंग से जो नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे तो क्या सेम रहेगा उनका, कह सकते हैं उनका मटेरियल जो लग रहा है, वो सेम रहेगा, इसीलिए दोनों जो है इक्वल होंगे। तो बस अब सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए n तो ये नहीं रह जाएगा क्योंकि ये हमें निकालना है। फॉर्मूले में क्या दे रखा है? 1/3। और क्या दे रखा हमें? रेडियस हमें पता है कोन का रेडियस देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है, कोन का रेडियस है 21, और 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21 इंटू 21 लिख लेते हैं। और हाइट क्या है कोन की हाइट देखिए 28 दे रखा है, 28 हमने लिख लिया। अब ये सब किसके बराबर है? 4/3 पाई का मान रख लेते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे हमने पाई का मान नहीं रखा है तो पाई यहां भी नहीं रखते हैं फिर, ठीक है, नहीं रख लेते। चलिए यहां लिखेंगे पहले स्टार्ट में इंटू n, ठीक है। तो ये कितना होगा? पाई का मान होगा 22/7, और आर रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस है इसका स्फीयर का रेडियस देखिए, इसमें तीसरे नंबर पर 35, तो 35 का क्यूब हो जाएगा ये 35 का क्यूब, और इंटू 18। तो बेसिकली ये हमें सॉल्व करना है, तो देखिए क्या कुछ कट रहा है, क्या जो कट रहा है उसको काट ही देते हैं। जैसे ये पाई नहीं लिखने वाला था, पाई काट दिए, पाई कट जाएगा, डायरेक्ट कट गया। और देखिए क्या नहीं लिखने वाला था, ये 3 कट जाएगा, ये देखिए 3 से 3 कट गया। और क्या कट रहा है? और कुछ कट रहा है तो काट देते हैं उसको भी। हाँ देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, एक बार में 4 से कट गया, 7 बार में 28 कट जाएगा। अच्छा अब देखिए बचेगा क्या, n बच गया है गुणे
21 दो बार बच जाएगा, इंटू 7 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा 35 का क्यूब, इसको लिख लेते हैं 3 बार करके, इंटू 18। ठीक है, तो हमें n का मान निकालना है, तो ये सब कहां जाएगा, इसके नीचे, ये सब किधर आ जाएगा, यहाँ नीचे। तो देखिए 7 से काट देते, 7 से एक बार में ये कट गया, 7 से कट गया 5 बार में, और देखिए 7 से कट जाएगा ये 3 बार में, 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में 21, और ये भी 7 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब और देखिए आप, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 दिया है, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, और 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, तो अब कुछ नहीं बचा है, बस n बचा है। n इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा, 3 बार 5 5 और 1 बार 2, तो यानी 5 का क्यूब होता है 125 और गुणे 2 यानी 125 गुणे 2 जब हम करेंगे तो n का मान आ जाएगा 250, यानी कितने नंबर आप कौन बन जाएंगे 250, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, बाई व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर आर लेस देन द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्यूब का टीएस से, सॉरी क्यूबॉइड का टीएस से क्यूब के एलएस यानी लैटरल सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा है कम है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टीएस से, ये क्या होता है, आप जानते हैं कि क्यूबॉइड जो होता है कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसमें, और इसमें 6 फेसेस होते हैं टोटल। तो अगर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, और इसमें 6 फेसेस हो गए तो यानी 6 बार एल इंटू बी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें हाइट भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट भी होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, क्या फॉर्मूला क्या है इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का LSA, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कोई ऐसा रूम है जिसमें, या कोई ऐसा कह सकते हैं बॉक्स है जो कागज का, जिसमें ना तो नीचे फ्लोर है और ना ऊपर रूफ है, यानी कह सकते हैं जिसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो बस अब यही करना है, बस अब यही करना है। देखिए तो 2, पहले मैं लिख रहा हूं क्यूबॉइड का LB, देखिए LB कितना है, क्यूबॉइड देखिए नीचे लिखा गया है, तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 प्लस BH, यानी कि BH देखिए 8 इंटू 5 प्लस HL कितना हो जाएगा 12 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका जो क्यूब का लिख लेंगे। क्या हमें कंपेरिजन ही तो करना है, क्या लिख लेते हैं 4 इंटू, अब क्यूब का देखिए, क्यूब में देखिए, क्यूब में सारे ही सेम है क्योंकि लेंथ में हाइट सब बराबर होता है, तो क्यूब का क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाहर, 12 इंटू 8 96 प्लस 8 इंटू 5 40 प्लस 12 इंटू 5 60, यहां क्या जाएगा 4 इंटू, यहां पे क्या जाएगा 4 इंटू 400। अब ये ऐड कर दीजिए तो 60 40 होता है 100, और उसमें 196 जोड़ेंगे तो 196 गुणे 2, ये वाला 2, और इसका इसमें हमें बताना है परसेंटेज ज्यादा और कम। तो पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालिए, 2 से कट गया ये 2 बार में, 2 से और ये कट गया 96, 2 9 जा 18, 2 8 जा कितना आएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यानी 98 आ जाएगा। 2 से और काट दीजिए, 2 से और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 49, और 2 से यहां कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 200। तो अगर आप देखें, अगर आप देखें तो कितना इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है
चेंज कितने का आ रहा है, तो मैं कहाँ लिख दूँ, आई थिंक यहाँ लिख दूँ, सही रहेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए कितना कम है, 151 कम है, कितना कम है 151, और कितने पे कम है 200 पे, तो 151 बटे 200 गुणे 100, 2 जीरो कट गए, 2 से आप काटेंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 पंचे 10, और फिर से 5 आ जाएगा पॉइंट लग के, तो 75.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार, मैंने लास्ट का रिजल्ट यहाँ लिख रखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 75.5% जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा कि लेस होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा, यानी कि निगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, लेस होगा। सो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 630 conical blocks of given dimension provided that only the curved surface area is to be painted at ₹5 per meter square। तो क्या बताना है हमें, टोटल कॉस्ट हमें बताना है, और ऑप्शन नीचे दे रखा है, ठीक है, यानी कि रुपीज में सारा ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है कोनिकल का, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर यल। अब ये यल क्या है, यल पे स्लेंट हाइट है, यल क्या है स्लेंट हाइट, और ये हमने निकाल रखा है, स्लेंट हाइट हमने निकाल रखा है, कितना आया था बताइए, 35, ये देखिए हमने लिख दिया था, स्लेंट हाइट कितना है 35, और कितने कितने बॉक्स हमें पेंट करने हैं, कितने ब्लॉक 630, तो 630 ब्लॉक हमें पेंट करना है, और पाई का मान होता है 22/7, रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस कोन की रेडियस देखिए, कोन के नीचे लिखा हुआ है, कोन की रेडियस है 21, ठीक है, और यल का मान हमें पता है, हमने निकाल रखा था 35, ये देखिए आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर उसने कहा है कि 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लगेगा, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लगेगा, और हम जानते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आप काटिए देखिए, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 90 हो गया। अब बस कह सकते हैं ये कैलकुलेशन बचा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये 5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लग रहा है, तो ये किस में आएगा, ये टोटल ये मीटर स्क्वायर में आएगा, और वो पर मीटर के हिसाब से बोला था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैंसिलेशन बचा है, बस 0 0 कट जाएगा ये, और तो नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 × 9 होता है 198, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 35 × 5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 21 × 8 कितना होता है, तो मैं ये छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो रही है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा 100 के स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं 1 0 कट गया था, तो यहाँ कितना आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा, आंसर आएगा 727। अब ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है, अब एग्जाम में आ गया तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 727। में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। सो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड डीआई आती है एग्जाम में, और ये इजी होता है, स्कोरिंग होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता प्री के दौरान में, और मेंस में इतना टाइम बचता नहीं है क्योंकि करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ना होता है, तो इसलिए वो इसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़िए मत। मैं अभी प्रोबेबिलिटी की डीआई भी करवाने वाला हूँ, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।